स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है सरकारी क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ उस बातों को जानना चाहता हूँ कि जो इसके पहले के लेक्चर में हो चुका है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को किरचॉफ लॉ के बारे में बताया था कि किरचॉफ ने क्या क्या रूल सजेस्ट किया। तो फर्स्ट रूल था उनका किरचॉफ करंट लॉ, एंड सेकंड था किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्ट लॉ। बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे, उसको स्किप कर दिए हैं, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च करिए टॉपिक। 100% आपको टॉपिक मिलेगा। और लेक्चर नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेक्चर नंबर 14 को आप देखिए। वहां पर मैंने किरचॉफ लॉ को अच्छे से डीपली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है और लास्ट में एक न्यूमेरिकल्स भी कराया है। और उस न्यूमेरिकल्स की मदद से आपके जितने भी डाउट हैं किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, सारे के सारे डाउट क्या हो गए थे स्टूडेंट्स, क्लियर हो गए थे। और ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में किरचॉफ लॉ का यूज है। और अगर आप किरचॉफ लॉ को नहीं देखे हैं तो ये मैंने फार्मूला राइट किया है P/Q = R/S, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ये कैसे डिराइव हुआ है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं देखूंगा किरचॉफ लॉ को, कोई बात नहीं, आप इसी लेक्चर में बने रहिए। मैं 100% आपको इस तरीके से प्रयास करूंगा समझाने का कि जिससे आपको पहले का भी लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। बट हाँ, दैट इज द इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर एग्जामिनेशन बोर्ड। और कंपटीशन में भी उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं किरचॉफ लॉ से। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप उसे जरूर देखिए। क्लियर बात ना। सो लेट्स सी द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए हुआ क्या था कि सबसे पहले किरचॉफ लॉ आया। तो किरचॉफ लॉ का जो एप्लीकेशन है, इसको व्हीटस्टोन ने समझा। व्हीटस्टोन बाबा ने क्या किया, उसको समझा, अच्छे से डीपली समझा। तो इन्होंने सोचा कि यार ओम्स लॉ में R=V/I हो जाता है, और किरचॉफ लॉ में भी आप हालांकि निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज वगैरह वगैरह करके। तो इन्होंने क्या किया कि रेसिस्टेंस को लेकर के, व्हीटस्टोन ने क्या किया, रेसिस्टेंस को लेकर के उससे एक प्रकार का एडजस्टमेंट बनाया, एक स्पेशल टाइप्स का एडजस्टमेंट बनाया। क्या बनाया, फिर से बोलो, एक अलग टाइप का एडजस्टमेंट बनाया। और उस एडजस्टमेंट से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझिए पहले ध्यान से। जैसे 4 रेसिस्टेंस है, सपोज दैट इसमें 4 ही रेसिस्टेंस होता है। मैं आपको पहले बता दूं इसमें कितना रेसिस्टेंस आएगा, ऑलवेज 4, P/Q/R एंड आल्सो यस, ये 4 रेसिस्टेंस है। तो अगर इसमें से मैं किसी एक की वैल्यू ना दूं, R की वैल्यू ना दिया जाए या फिर S की वैल्यू ना दिया जाए, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसमें एक की वैल्यू ना दिया, 3 दिया है, 3 गिवन है, 3 क्या है, गिवन है, बट एक वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना, ध्यान समझिए। तो बाय दिस एडजस्टमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वी कैलकुलेट द अननोन रेसिस्टेंस। इससे हम क्या कर सकते हैं कि अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज का मतलब ये हुआ कि मैं आपको भी फिगर बना के समझाऊंगा कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट है तो आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस नहीं है। आपका ब्रिज बैलेंस तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो। क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, जब बैलेंस हो जाता है, कितने रेसिस्टेंस है आपको पता होगा, कितने रेसिस्टेंस, 4 रेसिस्टेंस। और वो किस प्रकार से एडजस्ट होते हैं आपको मैं समझा रहा हूं। वो किस प्रकार से एडजस्ट होते हैं 4 रेसिस्टेंस, आपको भी मैं स्ट्रक्चर में बताता हूं। तो अगर वो 4 रेसिस्टेंस P/Q/R और S ये बैलेंस हो जाए, हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाए। और बैलेंस कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना आए या फिर रेसिस्टेंस इस प्रकार से एडजस्ट हो गए हो कि P/Q करने पर, R/S करने पर दोनों वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो उस सिचुएशन में हमारा ब्रिज क्या होता है, बैलेंस होता है। सो इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में P/Q R/S होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर समझते हैं यहां से। इन्होंने क्या किया, व्हीटस्टोन ने 4 रेसिस्टेंस लिया। कितना रेसिस्टेंस लिया स्टूडेंट्स, 4 रेसिस्टेंस लिया। नेम क्या बोलते हैं, P/Q/R एंड S। इनको इक्विलेटरल फॉर्म में राइट कर दिया। किसके फॉर्म में सेट कर दिया, सेटअप इन किसके फॉर्म स्टूडेंट्स,
इक्विलेटरल सॉरी क्वाड्रिलेटरल, किसके फॉर्म में, क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारा, जो 4 साइड होती है उसके फॉर्म में सेट कर दिया। तो देखो मैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया ना, ये क्या बना क्वाड्रिलेटरल। और 4 असिस्टेंस को इसी के साइड में जो आर्म है यहां पर इसमें सेट कर दो। फोर असिस्टेंस को यहां पे सेट कर दिया और इसका नाम बोल दें हम अगर P Q R एंड S। इन्होंने 4 असिस्टेंस को लिया और ये क्वाड्रिलेटरल की हर एक आर्म में सेट कर दिया। और यहां पे आपके पास, तो इसका नाम बोल दें हम A B C एंड आल्सो D। आप इजी लैंग्वेज में समझिए, व्हीटस्टोन ब्रिज को आप इजी लैंग्वेज में समझिए, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा, बस आप अंडरस्टैंड करिए। क्लियर है? तो ये हो गया। अब यहां से 2 डायगोनल है, यहाँ पे कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल, एक AC है, एक हमारा क्या है BD है। हाउ मेनी डायगोनल आर हियर, AC एंड आल्सो BD। तो यहां से क्या कर दिया इन्होंने, एक सेल को कनेक्ट कर दिया, यहां पे लगा दिया की को बोल देते हैं K1। एक से जो एक हमारा था उससे क्या कर दिया, की को कनेक्ट कर दिया एक डायगोनल से, और एक डायगोनल में यहां पे भी K2 लगाया। और फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको बेटर कर देते हैं, इसकी को मैंने ऐसे बना दिया और यहां पे सेट कर दिया गैल्वेनोमीटर। क्या सेट कर दिया, गैल्वेनोमीटर। क्या सेट कर दिया, गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब यह है कि इसके 1 डायगोनल में, जो 1 डायगोनल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, किससे कनेक्ट होता है, सेल से, और की K1 से। यहां पे क्या होगा, यहां पर भी सेल लगा हो, सेल नहीं लगा रहेगा, गैल्वेनोमीटर और की K2 लगा रहता है। क्लियर? सो इफ आई एम राइटिंग द लैंग्वेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, सो हाउ डू यू राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो कहेंगे इन दिस एडजस्टमेंट, बाय दिस एडजस्टमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। It work principle based on this in the balance condition of bridge, what P upon Q equal to R upon S. What is balance condition means, I is equal to 0. What is adjustment? What is structure? 4 assistance. It consists 4 assistance and set up in the form of quadrilateral. Form of quadrilateral के form में सेटअप हो जाता है। और जो 2 डायगोनल उसमें से मैं क्या कर देता हूँ, एक डायगोनल से आपको सेल एंड हियर की K1 एंड हियर व्हाट, गैल्वेनोमीटर एंड की K2। सेट हो गया ना। अब क्या करते हैं, इसका मैं वर्किंग प्रोसेस भी थोड़ा समझा रहा हूं। आप यहां से सपोज करिए, यहां से आपने इसकी को टैप किया, सबसे पहले ये फर्स्ट है, ये जो है सबसे पहले टैप होता है। ये क्या होता है, सबसे पहले टैप होगा। फिर यहां पे क्या होगा, ये लास्ट में। सबसे पहले आप किसको टैप करना है, की K1 को। फिर किसको टैप करना है, कि हमारा K2 टैप होगा। अंडरस्टैंड करिएगा, सबसे पहले K1 फिर क्या होगा, K2 टैप करिएगा। क्लियर? तो अब यहां से जब इसको टैप करेंगे, यहां से करंट क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। करंट आ गया। तो यहां पे करंट जाने के बाद 2 पार्ट में हो गया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। इसमें I1, इसमें क्या हो गया स्टूडेंट्स, I2। अंडरस्टैंड। अगेन हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे करंट जाने के बाद कितने पार्ट में हुआ, 2 पार्ट में, I1 एंड आल्सो I2। अब सुनिए, जब ये करंट फ्लो होने लगता है, यहां से थोड़ा मैं क्लियर बता दूं, यहां पे इसको देखो ध्यान से, यहां पे S इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन Q। सपोज S निकालना है, R निकालना है, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहां से R निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। आपको क्या सपोज करना है, R। तो R इक्वल टू चलेगा P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई S। R इक्वल टू P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई S। तो R निकालना है, तो P अपॉन Q को हम बोलते हैं रेशियो R, यहां पे बोलते हैं कॉन्जुगेट R। तो ये रेशियो गिवन होता है, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, P अपॉन Q की वैल्यू आप गिवन हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट करना होता है आपको S को। किसको सेट करना होगा डियर, S को। अंडरस्टैंड करा रहे हैं। तो जब यहां से करंट जाएगा तो S को आपको सेट करना है।
किसको सेट करना है? एस को। और एस को इस प्रकार से सेट करना है कि जिससे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना आए। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना आए। जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, ध्यान समझ, जब से करंट गया और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आया, इसका मतलब ये करंट वापस होकर के यहां पे चला गया, और यहां से भी करंट इसमें नहीं गया और कहां चला गया? इस तरफ। यस को ऐसे सेट ही करना है, यस को ऐसे सेट ही करना है, ऐसे ही सेट करना है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना आए। पी अपान क्यू को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट आर्म या फिर रेशियो आर्म बोल सकते हैं। तो ये करंट I1 यहां से क्या हो गया? I2, फिर यहां पे जब आता है तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, व्हाट इज दिस? I1 प्लस I2। क्लियर? तो अगेन रिपीट, यहां से करंट I 2 बार में बटा, जब जाता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। तो इसको मैं सेट करूंगा, रेजिस्टेंस आपको इस प्रकार से सेट करो जिससे यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन है। जिसमें कोई डिफ्लेक्शन है इसका मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। ये जो डायगोनल होता है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? यही करंट इसको भेज देंगे, इस करंट को इसमें भेज देंगे, यहां पे जाने के बाद फिर मिल जाता है। यहाँ पे की बात क्लियर हुई ना? तो जब ये हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया, अभी हमारा ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो जब भी हमारा बैलेंस हो गया तो उस सिचुएशन में अगर हम रिलेशन निकाले तो P अपान Q इक्वल टू R अपान यस आता है। P अपान Q इक्वल टू क्या आता है? R अपान यस आता है। ऐसा होता है। तो अब इसका हम वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, डेरिवेशन भी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो प्लीज जल्दी से आके इसको नोट करिए और फिर डिस्कस करते हैं वेरिफिकेशन पे। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा? 1 2, ओके। तो अब इसका डेरिवेशन कर देते हैं, डेरिवेशन कर देते हैं इसका जल्दी से। कि अब यहां पे किरचॉफ लॉ का यूज है। किसका यूज है? किरचॉफ लॉ। देखिए हम इसको एक सपोज कर रहे हैं, ये लूप है, ये लूप 1 एंड लूप 2, डेरिवेशन है या फिर कह सकते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। इन लूप 1 in loop 1 apply KVL। KVL में किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ ए। ये कहता है समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ ए। मीन्स करंट रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो उस लूप के अंदर लगे सेल के EMF के सम के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये बात बताया था। तो अब चलिए देखो यहाँ पे करंट I1, रेसिस्टेंस कितना है? IP। सो I1 मल्टीप्लाई बाई P। ऐसे चल रहे, देखो ऐसे आ रहे हैं, इसमें कोई करंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप इधर जा रहे हो, ध्यान समझिए, आपका मोशन किधर है? इस तरफ है, बट करंट किधर आ रहा है? इस तरफ। तो इनका जो प्रोडक्ट लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया बिकॉज आप क्या करें? अपोजिट जा रहे हैं। तो यहां पर माइनस I2Q, माइनस क्या हो जाएगा? I2Q। अब इसमें कुछ तो है नहीं, अब इसमें क्या कोई सेल लगा है? योर आंसर इज नो। कहेंगे इसमें कोई सेल नहीं लगा है, इसमें कोई सेल नहीं लगा है, इसमें कोई सेल नहीं लगा है, तो जीरो हो गया। सो I1P इज इक्वल टू I2Q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम हियर, यहां पे अप्लाई करो, ये तो फर्स्ट वाले में था। इन लूप 2 अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो देखो, कहेंगे सर I1R चल रहे हैं, I1R, आप इधर आ रहे हो, करंट इधर जा रहा है, माइनस I2S इक्वल टू 0, उस तरफ कर दो। I1R इक्वल टू I2S। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड, इक्वेशन फर्स्ट क्या करो? सेकेंड से डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो क्या हो जाएगा? I1R फिनिश, सो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। तो Q को यहां पे लाओ, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो देखो डियर, ये आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया?
तो इसी पी एंड क्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट आर्म। क्लियर बात ना। सो प्लीज जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। वेटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल में आपको बहुत यूज करना है उस, या फिर आ सकता है कोई आपसे बाइबा भी ले सकता है, पूछेगा भी क्वेश्चन। तो अगर आपको वेटस्टोन ब्रिज के बारे में डीपली नॉलेज नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। सो प्लीज जल्दी से इसको नोट करिए और डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, देखिए वो पॉइंट हमारा क्या है, वो पॉइंट हमारा क्या है, वो पॉइंट हमारा ये है। फर्स्ट है, अगर आपका गैल्वेनोमीटर और सेल इंटरचेंज हो जाए, अगर इसकी जगह पे ये आ जाए और इसकी जगह पे ये आ जाए, इंटरचेंज हो जाए, तो मैं बता रहा हूं कि बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा ब्रिज तब भी बैलेंस होगा, उसके बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो नोटेड पॉइंट ये है, इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल इंटरचेंज when galvanometer and cell interchange, then there is no effect, there is no effect on balance condition, there is no effect on balance condition of bridge. ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड, ये हमारा ब्रिज कब सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा, इसकी सेंसिटिविटी इज मच ग्रेटर कब होगा, जब इसकी सभी रेसिस्टेंस का ऑर्डर सेम हो, एक ही वैल्यू हो। क्लियर, क्या आप बोलेंगे, ब्रिज इज सेड टू बी more sensitive, bridge is said to be more sensitive if the resistance are of same order, if the resistance are of same order। रेसिस्टेंस हमारा ज्यादा सेंसिटिव तब होता है कि जब रेसिस्टेंस नहीं, ब्रिज हमारा ज्यादा सेंसिटिव तब होता है कि जब हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाए, सबका ऑर्डर सेम हो जाए। क्लियर ही बात ना। तो स्टूडेंट्स ये तो बात समझ में आ गया। अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं और उस न्यूमेरिकल्स से आपके जितने भी डाउट और वगैरह वगैरह होंगे और सोच रहे होंगे न्यूमेरिकल्स कैसे आता है, तो न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी द वन न्यूमेरिकल्स एंड लेक्चर फिनिश and they discuss about the meter bridge in the next lecture. So please note down it and discuss about the numericals. चलिए स्टूडेंट्स, मैंने बढ़िया सा क्वेश्चन लिया है, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है ना। मैं सोचा कोई बढ़िया सा क्वेश्चन ले लिया जाए तो वहां से क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन को कह रहा है कि जो P एंड Q आर इक्वल नियरली, जो P है और Q है वो लगभग इक्वल होता है। ब्रिज का ही क्वेश्चन है, P एंड Q क्या है, नियरली इक्वल है। कह रहा है ब्रिज बैलेंस, ब्रिज क्या होता है, बैलेंस है। P एंड Q की वैल्यू लगभग सेम है और बैलेंस है कब, जब R इक्वल टू 500 होगा। क्लियर। तो फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन यस। सो कह रहा है P एंड Q नियरली इक्वल है, रहने दो। R कितना है, 500। यस आपको नहीं पता, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर। फिर कहता है कि पी क्यू चेंज, पी क्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इन केस सेकेंड, इन सेकेंड केस पी क्यू क्या होगा, चेंज होता है। क्यू को प्लस पे पी और पी की जगह पे क्यू। तो बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए आर की वैल्यू कितनी मिलती है, अब की बार 505। तो यहां पे क्या देगा, 505 अपॉन ये कितना है, एस है।
तो कह रहा कि एस की वैल्यू बताओ और पी अपान क्यू की वैल्यू। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड, मल्टीप्लाई करा लो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। सो पी अपान क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू अपान पी खत्म हो जाएगा, 1 आएगा। 1 इक्वल टू 500 इंटू 505 अपान यस यस कितना हो जाएगा यस स्क्वायर। तो यस को यहां पर रिप्लेस कर दें तो एस स्क्वायर इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 505। सो एस की वैल्यू कितना आएगा स्क्वायर रूट 500 मल्टीप्लाई बाई 505। ये यहां से वैल्यू आ जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो आप चेक करिए कितना आएगा, फिर मैं बताता हूं आपको। तो इसकी जो वैल्यू बन के आएगी स्टूडेंट्स वो 502 0.5 आ गई। तो एस तो आ ही गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है पी अपान क्यू। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट तो पुट कर दीजिए वैल्यू। सो पी अपान क्यू कितना गिवन है सर, नहीं पता आपको, ये निकालना था। सो पी अपान क्यू इक्वल टू 500 अपान एस कितना गिवन है 502.5। तो ये हमारा पी अपान क्यू की वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा, आपको नोट्स चाहिए तो ग्रुप से हमारे जुड़िएगा। लेक्चर के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, वहां से अपने नोट्स को गेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहां पे डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।